मेरे साथ अबू आजमी हैं, जो नेताजी के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते रहे हैं। अबू आजमी जी तुरंत निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। अबू भाई, ये दुखद खबर को कैसे देखते हैं आप, और आपकी जिंदगी में इसका क्या परिणाम? देखिए, ये सुनकर हम लोगों की आंखों में आंसू है। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आज दुखी है। इसलिए दुखी है कि यही जगह है वो जहाँ नेताजी 1994 में आए थे, जब मुख्यमंत्री थे, जब मेरे पे एक आरोप था बम ब्लास्ट का और मैं जमानत पर छूट कराया था सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ के पॉलिटिकल लोग मेरे साइड से दूर भागते थे। उस वक्त एक नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कांग्रेस के, उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि तुमको मैं इसलिए मंत्री नहीं बनाऊंगा कि तुम अबू आसिम के रिश्तेदार हो। मेरे साइड से लोग भागते थे। ऐसे वक्त में एक मुसलमान उपेक्षित समाज के वर्कर के ऊपर नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी कहा मैं जानता हूँ ये झूठ है, और नेताजी ने कहा अबू आसिम तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बहुत अखबारों में नेताजी के खिलाफ बहुत छपा, लेकिन नेताजी बिल्कुल पहाड़ की तरह से खड़े होकर उसका मुकाबला किया। मैं निर्दोष था, मेरा कोई दूर तो लेना नहीं। यही नेताजी ने मुझे पार्टी में लाने की बात किया। मैंने कहा मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं आपकी पार्टी बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप यूपी में जो काम कर रहे हैं शायद पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है। और मैं कभी इलेक्शन लड़ता नहीं था। मैंने जिनको लड़ाया वो उन्होंने गद्दारी किया, दूसरी पार्टी में सत्ता के राज में भाग गए। नेताजी उन्हें डांटा और प्यार से कहा तुम राज्यसभा में जाओ। मैंने कहा नहीं नेताजी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन डांट के उन्होंने भेजा। यहाँ पर एक बार एमएलसी का चांस आया, उन्होंने कहा तुम बनो। मैंने कहा नहीं, मैं हुसैन दरबारी को बना देता हूँ। कहा नहीं मत बनाओ, तुम बनो। मैं नहीं बना, मैं उनके उसूलों को लेकर चलता रहा। मुझे नेताजी की मोहब्बत मेरे दिल में है। जब मैं लखनऊ कभी जाऊं तो नेताजी अपने पास बुलाकर खाना खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, चाय पिलाते थे, और ज़ईफ होने के बाद भी जब खुद उठ नहीं सकते थे, लोगों को सहारे से उठ के कंधे पर हाथ रखकर मुझे गाड़ी तक छोड़ते थे। आप लगातार कह रहे हैं कि जब आपके ऊपर ब्लास्ट का आरोप लगा, आप भावुक भी हो गए हैं, रो भी रहे हैं कि उस समय में आपके साये से लोग भागते थे, आपको लोग दूर दूर तक पहचानने से इनकार करते थे, जिस समय नेताजी हाथ पकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिन अफसरों ने मुझे पकड़ा था बेगुनाह, मुझे नेताजी ने इस काबिल बनाया कि मैं उनके सामने खड़े होकर मुझे सल्यूट करें। ये ताकत मुझे नेताजी ने दिया। जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत मुझे नेताजी ने दिया। नेताजी समाज के सबसे आखिरी आदमी को, मैं एक बार बैठा था लखनऊ के ऑफिस में, भीड़ लगी हुई थी, नेताजी भाषण कर रहे थे, मुझे बुलाया उन्होंने, और सबसे कमजोर औरत जिसके पैर में चप्पल नहीं थी, गंदी साड़ी पहने हुए औरत, उसको बुलाया, बोलो तुम्हारा क्या काम है। आज मैं इस देश में, पूरे देश में ऐसा नेता कोई देखता नहीं हूं। रक्षा मंत्री बनने के बाद नेताजी ने जो हमारे शहीदों की, जवानों की लाश बॉर्डर से उनके मृत्यु के बाद, शहीद होने के बाद आती नहीं थी, वो नेताजी ने उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक लाने के लिए नेताजी ने कानून बनाया। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में ऐसा नेता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर इस देश में कोई नेताजी कहा जाता था तो मुलायम सिंह यादव कहे जाते थे। आपकी जिंदगी में क्या आमूल परिवर्तन हुआ नेताजी के आने के बाद, और उसके पहले की जिंदगी और बाद की? मेरी जिंदगी पहले सिर्फ कारोबारी थी। मैं अपने बाल बच्चों के लिए लड़ता था, बाल बच्चों के लिए कमाता था, लेकिन नेताजी से मिलने के बाद मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कब जवान हो गए। मैं नेताजी के वसूलों को लेकर मुंबई से लेकर यूपी तक सड़कों पर समाजवादी के झंडा लेकर फहरा रहा हूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे कभी सत्ता मिले या ना मिले, मैं कभी सत्ता में भागीदार बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं नेताजी के वसूलों को, उनके एहसानों को भूलूंगा कभी नहीं। मैं उन्हीं के झंडा लेकर चलता रहूंगा आखिर दम तक, ये मेरा संकल्प है। आप उनके जाने के बाद आपके जिंदगी में, चाहे राजनीतिक जिंदगी हो या पारिवारिक जिंदगी हो, एक जो है एक वडील, एक जो पिता के समान का जो हाथ साया था, क्या आप मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं छूट गया? बिल्कुल छूट गया। अभी नेताजी आए थे इस अस्पताल, ये मुकेश अंबानी जी के अस्पताल में आए थे। उन्होंने बेड पर सोए हुए तब अपनी बीमारी की हालत में मेरे हाथ को पकड़ा, 25 बार कम से कम 4-5 दिन के अंदर कहा कि तुम अबू आसिम, तुमको नहीं मालूम तुमको यूपी के लोग कितना चाहते हैं, तुम्हारा कद कितना बड़ा वहाँ है, तुम यहाँ छोड़ो, वहाँ आके काम करो, अखिलेश जी के साथ काम करो, तुम अच्छा बड़े नेता बनो। यानी उनकी हमेशा ये तमन्ना थी कि हम लोग आगे बढ़ें। तो नेताजी के निधन के बाद ये एक बहुत बड़ा जो है ना वैक्यूम हो गया है। मैं समझता हूँ ये वैक्यूम कोई पूरा नहीं कर सकता। आप सीधे वहाँ यहाँ से कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके से? मुझे जाना है सैफई, लेकिन सैफई की कोई फ्लाइट नहीं है, इसलिए मैं लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ से सीधा सैफई जाऊंगा। आप लगातार रो क्यों रहे हैं, क्यों? ये आंसू खुद निकल रहे हैं।
क्योंकि जो क्षति आपके आंसुओं से दर्द और छलक रहा है कि लगातार आप किस तरीके से उस समय में कंडीशन थी, आपको लोग पहचानने से मना करते थे, आप सड़क पर जाते थे, आपके रिश्तेदारों से लोग दूर भागते थे। मैं आज इस मुल्क में एक मजलूम कौम हूँ जिसे आज कोई पूछने को तैयार नहीं है, उसके साथ लगातार जुल्म किया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश में एक ही नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं जो इस मजलूम कौम को इंसाफ देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। कैसे कैसे आरोप उन पे लगे, उनको कहा गया कि मुसलमानों की औलाद है, उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा शायद इसी बहाने से मुझे अल्लाह ताला माफ कर दे और मुझे कोई अच्छी जगह मिले जन्नत में, स्वर्ग में। इनके ये अल्फाज मेरे कानों में गुजरे हैं। अब कैसे आगे की दिशा और दशा कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि जब नेताजी नहीं है, एक संरक्षक के तौर पर आपकी पार्टी में थे, और जब नहीं है तो कैसे? मैं समझता हूं कि उनके बेटे श्री अखिलेश यादव जी जो हैं वो जरूर उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, सबको जोड़ेंगे। और जो एक वैक्यूम पैदा हो गया राजनीति में, अखिलेश जी देश के रहने वाले मजदूर, किसान मजदूर, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर उठे हैं और ताकत से उठाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है।